आज यानी कि 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम अतीत काल से देखते चले आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर समाज का या समुदाय का वह वंचित वर्ग रहा है जो निरंतर भेदभाव को देखते या झेलते चला आ रहा है। ऐसी कड़ी में अगर इनके लिए कोई प्रयास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है और हम सबको मिलकर इनके लिए खड़े रहना चाहिए। तो हम इस वीडियो में मुख्य तौर पर इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सबको कवर करने वाले हैं। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, आप सारे महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू होने वाले हैं। इस कड़ी में सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कहां से देखने मिलती है। तो वर्ष था 2009 का, अमेरिका के मिशिगन की एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है रशेल क्रेंडल। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन्हीं के प्रयासों से इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की शुरुआत होती है। आगे आपको बता दें आखिर इसका उद्देश्य क्या था। तो नो डाउट उद्देश्य एकदम क्लियर है। उद्देश्य था ट्रांसजेंडर समुदाय के योगदान का जश्न मनाना और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव के बारे में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ में आगे हम देखते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत मिशिगन की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राहेल क्रेंडल क्रोकर ने 2009 में की थी, जो LGBTQ+ समुदाय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को मान्यता ना दिए जाने की एक प्रतिक्रिया के रूप में हमें देखने मिलता है। तो मुख्य तौर पर यह इन्हीं का प्रयास था और इन्हीं के प्रयासों से आगे हमें ऐसे दिवस को सेलिब्रेट किया जाना देखने मिला। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि ट्रांसजेंडर समुदाय का एकमात्र प्रसिद्ध दिवस ट्रांसजेंडर स्मरण दिवस या ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस सेलिब्रेट किया जा रहा था, जो कि 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि ये मुख्य तौर पर ट्रांसजेंडर लोगों की हत्याओं पर शोक व्यक्त करने के लिए था। मतलब आप इनका मानना था कि आप किसी की हत्या होने पर या किसी के साथ सामाजिक बहिष्कार या भेदभाव होने पर उसके फांसी लगा करके अपना ही आत्मदाह कर लेने पर आप उसके लिए तो एक स्मरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जब वो जीवित है, उसके कुछ एक प्रयास हैं या मान लीजिए जो भी है, तो उसके लिए आप कोई भी नहीं दे या कुछ भी आपकी सहानुभूति नहीं है। तो इसमें मुख्य तौर पर हमें देखने मिलता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवित सदस्यों को स्वीकार और सम्मानित नहीं करने के चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे प्रयास किए, भरसक प्रयास किए और अंततः रिजल्ट हमारे सामने है। 2009 में इसके जो प्रयास हैं इनके वो सफल होते हैं। और आगे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखने मिलता है, वो है भारत के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपको बता दें उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 यहां हमें देखने मिलता है, जो कि पारित कर दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की। बात की जाए इसके उद्देश्य की कि आखिर यह अधिनियम जो लाया गया इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। साथ ही साथ में आपको बता दें इस अधिनियम में कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की गई जो आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है जितने भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। यहां पे हमें देखने मिलता है कि महत्वपूर्ण जो पहलू है मुख्य तौर पर भेदभाव इनसे ना हो। जैसे किस सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के क्षेत्र में इनके साथ भेदभाव ना हो, साथ ही साथ में हेल्थ केयर के सेक्टर पे भी ना हो और जो पब्लिक सर्विस है उसमें भी ना हो। लगातार हमें देखने मिला है कि इन सभी जगहों पर और इनके अलावा लगभग सभी तमाम जो भी है इन सब जगहों पर इनके साथ भेदभाव हुआ था, होता था, हो रहा है। और अब आगे देखते हैं, शायद समाज के विचार बदले, शायद गवर्नमेंट के ये प्रयास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी किए जा रहे हैं वो सार्थक हो। तो इसी कड़ी में हम और भी महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए पहलुओं को देखते हैं। आपको बता दें, बात की जाए जब 2019 में आए उस अधिनियम की, तो उसके तहत ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या तय की गई। तो वह है ट्रांसजेंडर अथवा उभयलिंगी व्यक्ति वह होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से सुमेलित नहीं होती है। मतलब आगे चल करके ये चीजें क्लियर हो पाती हैं। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपके सामने है इंडियाज ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स कम्युनिटी। आपके सामने है यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा और वो आंकड़ा है 2011 के सेंसस का, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता दें इनकी जो संख्या है, इनकी टोटल पॉपुलेशन वो कितनी थी, 4.8 मिलियन। इसमें सभी प्रकार के समूह आ रहे थे, आप किन्नर, हिजड़ा या अरावनी या जोगता जो भी हैं, सभी प्रकार के ट्रांसजेंडर ग्रुप में आने वाले की जो संख्या है उनकी कितनी बताई गई, तो 4.8 मिलियन। और ये आंकड़े 2011 के हैं, मतलब 2011 से अगर हम 2026 को देखते हैं तो आंकड़े बहुत परिवर्तित हो चुके होंगे। और इसी कड़ी में आगे आपके सामने है ट्रांसजेंडर व्यक्ति LGBTQIA+
समुदाय का हिस्सा है, जिन्हें संक्षिप्त नाम में टी द्वारा दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या होता है LGBTQ और IA+। तो आपको बता दें, ये मुख्य तौर पर L फॉर होता है लेस्बियन, G फॉर होता है गे, इसके अलावा B है बाइसेक्सुअल, T है ट्रांसजेंडर, Q है क्यूइर और I है इंटरसेक्स, A होता है आपका एसेक्सुअल। तो ये मुख्य तौर पर आपका जो है LGBTQIA+ एक संक्षिप्ति है, यानी कि एक शॉर्ट आपको यहाँ पर नेम देखने मिल रहा है, शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना हुआ है और मुख्य तौर पर ये इन्हीं वर्गों को दर्शा रहा है। तो इनके एक सम्मिलित रूप को इस शब्द के द्वारा दर्शाया गया है, जिसे हम कहते हैं LGBTQIA+। इसमें आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यही आपको दे देंगे और बोलेंगे इसमें Q का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, और आपको वो अपने ऑप्शंस में चयनित करना होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्लस का मतलब क्या है। तो इसमें मुख्य तौर पर प्लस रिप्रेजेंट कर रहा होता है उन अनेक अन्य अस्मिताओं को दर्शाता है जिनकी पहचान, प्रक्रिया और अवबोधन वर्तमान में जारी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें आपके सामने है NALSA द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार 27% व्यक्तियों को लिंग पहचान के कारण उपचार से वंचित किया गया है। लिंग पुष्टि उपचार की लागत लगभग 2 से 5 लाख रुपए है, जो सामान्यतः बीमा द्वारा कवर नहीं की जाती। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें देखने मिल रहा है कि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं से भी उन्हें वंचित रखा गया। इसके अलावा इसी कड़ी में हम देखते हैं और भी हमारे सामने है, जैसे हाल ही में आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना चलाई गई। तो आयुष्मान भारत TG+ के तहत इन्हें 5 लाख रुपए वार्षिक कवरेज की पेशकश के बावजूद जागरूकता और अभिगमता में सीमित है। हालांकि योजनाएं तो निश्चित तौर पर सभी वर्गों के लिए लाई जाती हैं और योजनाएं इनके लिए भी लाई गई। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का, ये अपने स्तर पर बहुत बढ़िया प्रयास है निश्चित तौर पर। और इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं और क्या है, तो और आपको देखने मिलता है जब बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, ये तो बात थी एजुकेशन आपके हेल्थ केयर की, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोजगार की। तो 48% बेरोजगारी दर ILO 2022 के अकॉर्डिंग के साथ 92% व्यक्ति आर्थिक रूप से अपवर्जित है। और ये आंकड़े कब के हैं? ये आंकड़े हैं NHRC के 2018 के अकॉर्डिंग। संयुक्त बैंक खातों पर 2024 के परिपत्र के बावजूद जागरूकता अभाव और संस्थागत अंतराल के कारण वित्तीय पहुंच सीमित बनी हुई है। तो ये सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा में भी इनके साथ बाधाएं देखने मिली। आप देख पा रहे हैं कि भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की साक्षरता दर, यानी कि जो लिटरेसी की रेट है, वो देखने मिल रही है 56.1%, जो राष्ट्रीय औसत 74% जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, उससे बहुत कम है। निश्चित तौर पर अगर आप 74 देखेंगे, जो राष्ट्रीय लिटरेसी का एक रेट है, औसत है, उसकी तुलना में भारत में ट्रांसजेंडर के लिटरेसी का रेट आपको देखने मिल रहा है 56.1%। हालांकि कुछ राज्यों में बहुत ही सार्थक पहल की गई है, पर अभी भी इन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्व पहचान से संबंधित इनके पत्र हैं। यह स्व अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मेडिकल परीक्षण के भी जारी किया जाता है। आगे इसी कड़ी में आप देख रहे हैं चिकित्सा देखभाल से संबंधित भी आंकड़े हैं। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी आंकड़े देखने मिलते हैं, जिसमें हमें देखने मिलता है राष्ट्रीय परिषद। इस अधिनियम के तहत वर्ष 2020 में एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद NCTP की स्थापना की गई। तो यह आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है कि कब की गई इस परिषद की स्थापना, या NCTP की स्थापना कब की जाती है, तो ये की जाती है 2020 में। और इसके अलावा आपको देखने मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इनके लिए बहुत प्रयास किए हैं, जबकि वे प्राचीन समय पर हमें नहीं देखने मिले थे और अतीत में भी हमें नहीं देखने मिला। और जब हम वर्तमान में आकर के देख रहे थे तो प्रेजेंट समय में निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी इनके लिए प्रयास किए गए, जिसमें हमें देखने मिल रहा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया, तो भाई जो पंजीकरण का फॉर्म होता है उसमें पहले तो सिर्फ 2 ऑप्शन हुआ करते थे, मेल और फीमेल, पर अब एक तीसरा ऑप्शन भी लाया गया अदर का, और ये मुख्य तौर पर इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा बात की जाए और क्या है, तो आपके सामने है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। वर्ष 2014 की ये बात है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना। अब देखिए यहां पर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट आए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 2014 का हमें देखने मिलता है, जिसमें इन्हें मुख्य तौर पर क्या माना गया, तो थर्ड जेंडर माना गया।
इसके अलावा आगे आपको देखने मिलते हैं कई और विधायी प्रयास, जिसमें वर्ष 2019 में आपको देखने मिल रहा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है सभी प्रकार के पीसीएस और वनडे परीक्षाओं के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके अलावा आप देख रहे हैं इंडियाज इनिशिएटिव फॉर ट्रांसजेंडर वेलफेयर, यानी कि उनके कल्याण के लिए, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके कल्याण के लिए भारत में जो जो प्रयास किए गए वो सारी योजनाएं आपके सामने हैं। आप इन योजनाओं को बिल्कुल एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ लीजिए, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली है स्माइल स्कीम, ठीक है। दूसरा पहला तो ये है कि भाई सपोर्ट करने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं गरिमा गृह। इसके अलावा हम देख रहे हैं आयुष्मान भारत TG+, ये भी इन्हीं के लिए है मुख्य तौर पर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निश्चित तौर पर कि कौन सी योजना किस चीज के लिए है। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि स्माइल स्कीम जो है वो किसको समर्पित है या किसके लिए डेडिकेटेड है, तो यहाँ हमें देखने मिलेगा कि भाई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा गरिमा गृह की यदि बात करें तो जैसा कि आपको यहाँ पर गृह यानी घर देखने मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह उनके एक आवास से संबंधित योजना है। और यहाँ आपको देखने मिल रहा है आयुष्मान भारत TG+, जो कि उनके हेल्थ केयर को कवर अप करती है। इसके अलावा आपको देखने मिल रहा है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, यानी कि जितने भी प्रकार की ID वगैरह है जो बनवानी होती है उन सब के लिए भी इनका एक अलग पोर्टल। तो ये सारा कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। इसके अलावा आपको बता दें ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब दिव्यांगजन या दिव्यांगता पेंशन योजना के लिए पात्र है तथा दिव्यांगता फॉर्म में ट्रांसजेंडर विकल्प भी शामिल किया गया, जबकि पहले इस फॉर्म पे हम देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ, देखिए दिव्यांगता क्या है भाई, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अगर हम बात करें कोई मेल है, कोई फीमेल है या कोई ट्रांसजेंडर में है LGBTQIA+ में आ रहा है, तो यार इसमें भाई उसका कुछ भी नहीं है ना, सब ईश्वर की माया है जिसको जैसा रूप मिल गया। अब आगे की पहल जरूरी है कि गवर्नमेंट का, समाज का, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या घरेलू स्तर पर उनके लिए कैसा रवैया है। तो यहां पर हम देख रहे थे कि भाई साथ ही साथ में अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी हो रही है, एक सामान्य व्यक्ति को भी डिसेबिलिटी हो सकती है, ट्रांसजेंडर को भी हो सकती है, तो यहां पर देखने मिल रहा है कि नॉर्मल के लिए तो आपने व्यवस्था कर दी, आपके फॉर्म पे डिसेबल्ड पर्संस के लिए मेल के लिए ऑप्शन है, फीमेल के लिए ऑप्शन है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने भी एक ऐसा प्रयास किया, ठीक वैसा ही प्रयास जैसा कि इलेक्शन कमीशन का हमें देखने मिला। तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी इनके प्रयास हैं ये बताते हैं, क्या बताते हैं, तो ये बता रहे हैं कि समाज का, सरकार का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सभी स्तरों पर लोगों का जो नजरिया है अब वो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता चला जा रहा है, जो कि अच्छे प्रयास है, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। इसी कड़ी में आपको आगे देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है, तो अब आपको देखने मिल रहा है कि राज्य स्तरीय प्रयास क्या क्या हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महाराष्ट्र ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं, जबकि केरल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये दोनों ही राज्यों के अपने अपने प्रयास। और आगे आपको देखने मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, बिहार के भागलपुर की रहने वाली हैं और बिहार सरकार में वो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नाम नोट कर लीजिएगा, मानवी मधु कश्यप। साथ ही साथ में आपको बता दें, 2 और राज्य हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किए हैं ट्रांसजेंडर के लिए। क्या किया है, तो आपके सामने सबसे पहला मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश में और जून 2025 में असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, अर्थात ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड कर लिया गया है ओबीसी कैटेगरी में, मतलब उन्हें एक आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, जो कि निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हम सबको मिलकर के ऐसे प्रयास करने चाहिए, और जब भी सरकार ऐसा कोई प्रयास कर रही है तो निश्चित तौर पर हमें इसके लिए भी साथ में खड़े रहना चाहिए। तो यहां पर आपका ये दिवस और इस दिवस से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण आंकड़े कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल मिश्रा एकेडमी जबलपुर के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ में मुलाकात होगी हमारी ऐसे ही किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।